उत्तराखंड में पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंध का विशेष ध्यान रखने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में व्यवस्थाओं को सही बनाए रखने को लेकर सरकार ने अपनाया सख्त रवैया। शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। राजधानी देहरादून में सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतरे देहरादून एसएसपी अजय सिंह। कानून व्यवस्था और जगह जगह अधिकारियों की मौजूदगी को लेकर निरीक्षण किया। शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तराखंड। बढ़ती ठंड के कारण अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या। सर्दी जुकाम के साथ सांस संबंधी सबसे ज्यादा मामले। कपकोट में नगर पंचायत के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों ने जनता से की वोट की अपील। उत्तराखंड में मौसम की बेरुखी से परेशान लोग। कड़ाके की ठंड से घरों में कैद होने को मजबूर लोग। अल्मोड़ा में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। बाड़ी छेना इलाके में खाई में गिरी कार। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। 7 लोगों का किया गया रेस्क्यू। नगर निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह से होने के बाद शुरू हुई। नामांकन पत्रों की जांच के बाद जारी की जाएगी उम्मीदवारों की अंतिम सूची। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जनवरी 2025 में लागू किया जाएगा समान नागरिक संहिता कानून। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, बिजली, पानी सहित साफ सफाई जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं पर दिया जा रहा खास ध्यान। हल्द्वानी नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने शहर भर की सड़कों पर उतरकर लिया साफ सफाई का जायजा। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून की खबरों के साथ करेंगे। देहरादून के मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को छुट्टियों पर आ रहे पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंध का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पर्यटन स्थलों पर ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की भी निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर प्रमुख रास्तों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई जाए ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घट सके। मुख्यमंत्री ने शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से वाहन चलाने और तमाम तरह की गतिविधियों पर निगरानी रखने के तकनीकी उपायों का अधिक इस्तेमाल करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और ये बैठक की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पहाड़ों में लगातार बर्फबारी जारी है। पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। पर्यटक पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। तो इसको लेकर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सख्त नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को उन्होंने तमाम निर्देश दिए, चाहे वो व्यवस्थाओं को लेकर हो या फिर अन्य तरह के निर्देश भी दिए गए। साथ ही साथ उन्होंने तैयारियों का भी जायजा लिया। अधिकारी पदाधिकारी से बातचीत करते भी नजर आए। हालांकि हमने कई बार इससे पहले भी देखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर तमाम तरह के कदम उठाते नजर आते हैं और ये उन्हीं कदमों में से एक है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर यहाँ पर अधिकारियों से बातचीत करते नजर आए। बहरहाल ये तस्वीर जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बातचीत करते, उन्हें तमाम दिशा निर्देश देते नजर आ रहे हैं।
राजधानी देहरादून में दून पुलिस आमजन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर काफी सतर्क नजर आ रही है और इसी बीच देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने देर रात सड़कों पर भ्रमण कर कानून व्यवस्था और पुलिस की मुस्तैदी का जायजा लिया है, जिसको लेकर एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सर्दियों की छुट्टियों और शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए काफी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त देहरादून और साथ ही साथ ऋषिकेश, मसूरी, चक्राता के अलग अलग इलाकों में पर्यटक पहुंच रहे हैं और ऐसे में कहीं पर किसी तरह का कोई हुड़दंग न हो, इसको लेकर शांति व्यवस्थाएं बनी रहे, इसको लेकर प्रशासन पहले से ही तैयारी कर रखी है। देर रात सड़कों पर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों की मौजूदगी यह बताती है कि प्रशासनिक अमला कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके से गंभीर है। जगह जगह तैनात पुलिस बल, पुलिसकर्मियों को वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से ब्रीफिंग भी की जा रही है। उन्हें कई तरह के दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए जा रहे हैं। खासकर हमारी शीतकालीन यात्रा भी चल रही है, इसमें मसूरी और चक्राता काफ़ी लोग आते हैं, ऋषिकेश के ऊपर भी जा रहे हैं और शहर में भी बहुत जगह प्रोग्राम रहते हैं। इसको देखते हुए देखा जाए तो सभी पुलिसकर्मी हर चौक चौराहे पर लगाए गए हैं। देर रात पार्टीज होती है उसको भी चेक करने के लिए बताया। हमारी मोबाइल पार्टीज लगे हैं, जो जहाँ जहाँ ऐसे प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं वहाँ भी जाके चेक करेंगे कहीं कोई उड़दंग तो नहीं हो रहा। खासकर ड्रंक एंड ड्राइविंग की जो शिकायत रहती है, एक्सीडेंट्स की रहती है, उसको देखते हुए भी हमने 21 जगह शहर में चेकिंग पॉइंट्स बनाए हैं, जहाँ पर ऐसी शिकायतों पर हम रैंडम रूप से लोगों को चेक भी कर रहे हैं। मुझे लगता है सभी व्यवस्थाएं भी ठीक हैं और खुद भी राउंड पर देखकर जो हमारे कर्मचारी ड्यूटी पर लगे हैं उनको भी जरा ब्रीफिंग की जा रही है और व्यवस्थाओं को चेक किया जा रहा है। और उत्तराखंड में इस समय शीतलहर चल रही है। बढ़ती ठंड के कारण अस्पताल में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। बात अगर देहरादून की जाए तो सबसे बड़े हॉस्पिटल दून हॉस्पिटल की अगर बात करें तो दून अस्पताल में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर दून हॉस्पिटल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने बताया है कि सर्दी के मौसम में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सबसे ज्यादा मरीज सांस की बीमारी से आ रहे हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में सांस की बीमारी वालों को ज्यादा खतरा बना रहता है। इसके साथ ही दिल के मरीज भी काफी हद तक जो है वो बढ़ रहे हैं और पिछली बार के मुकाबला में इस वक्त बढ़े भी हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि बुजुर्ग, बच्चों और खास तौर पर गर्भवती महिलाएं ऐसे मौसम में घरों से बाहर न निकलें, ज्यादा जरूरी होने पर ही गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से बाहर निकलें। हाँ देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक पहाड़ी राज्य है हमारा, जिसमें धीरे धीरे ठंड काफ़ी अपना विकराल रूप भी लेगी। अभी तो शुरुआत है, तो ऐसे में आप लोग के माध्यम से सभी पब्लिक से अपील है कि ठंड से बच के रहें। ऐसे में जो सुबह शाम की अगर हम कोई मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करते हैं अंधेरे में, तो वो सबसे बचें, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और नॉर्मली अगर आप ओल्ड एज के हैं या फिर आपको कोई सांस की या दिल की कोई बीमारी है, शुगर है, किडनी रोग है या फिर कैंसर जैसा रोग है, तो ऐसे में बीमारी के काफ़ी बिगड़ने का चांस बना रहेगा। तो ऐसे में ज़रूर धूप के टाइम पे ही वॉक करें तथा साथ में अपना खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। तो ऐसे में एक गरिष्ठ खाना, जो बहुत ज़्यादा हैवी लगता है कि गर्मी जाड़े का मौसम है तो हम बहुत गरिष्ठ खाना खा सकते हैं, वो भी एक मिथ है। ऐसे में एक हल्का सुपाच्य खाना खाएं और पानी की मात्रा बनाए रखें। बहुत लोग क्या करते हैं कि जाड़े हैं तो पानी कम पीते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे कपड़े पहने होते हैं, ऐसे में पसीना काफ़ी निकलता है, तो उसमें पानी की कमी कहीं ना कहीं जिसमें इन्फेक्शन होने का चांस भी बढ़ता है। लेकिन इस ठंड के नाते बहुत लोगों को एलर्जी होना और सांस की बीमारियों के रूप में सामने आना एक कॉमन बात है, तो उनको अपना ठंड से बचना चाहिए। बाकी हमारे अस्पताल में सभी डॉक्टर्स की इस तरह की टीचिंग ट्रेनिंग रहती है कि अगर हम मरीज़ ज़्यादा भी आएँ तो हम लोग उन्हें संभाल सकें। ओपीडी में हमारी सभी सुविधाएँ हैं और हमारे इंडोर में भी 750 बेड पर फ़िलहाल ऐसा कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि हम बोलें कि बहुत ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं। पर हाँ, सांस के मरीज़ कुछ थोड़ा सा बढ़कर आ रहे हैं। उसमें ज़्यादातर वही हैं जिन्होंने अपनी दवाइयाँ छोड़ी हैं या फिर कहीं ठंड में घूमने गए थे और फिर लौट कर आए, तो अपना।
और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात बागेश्वर की कर लेते हैं। बागेश्वर की कपकोट नगर पंचायत के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। जी हां, कपकोट नगर पंचायत में महिला आरक्षित सीट है, जहां से बीजेपी के लिए गीता ऐठानी ने नामांकन किया है, तो वही कांग्रेस की तरफ से कपकोट से धना बिष्ट को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी गीता ऐठानी ने कहा है कि कपकोट विधायक के नेतृत्व में यहाँ पर काफी विकास किया जा रहा है। मैं जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील करती हूँ। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी धना बिष्ट ने कहा है कि मैं अपने पति के विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए कपकोट का चहुमुखी विकास करूंगी। मुझे यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। मैं अपना प्रदेश नेतृत्व तथा जिला संगठन पूरा कपकोट शिखर और कपकोट मंडल दोनों मंडलों का बहुत संगठन का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसे कि माननीय विधायक जी ने यहाँ बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, उनमें से मुख्य तौर पर भ्रुकुटी नाला है और आदर्श विद्यालय कपकोट आदर्श विद्यालय का है। 1 करोड़ 7 लाख का वहाँ पर हाल ही में घोषणा हुई है। माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी भी आए थे। और ऐसी बहुत सारे पाली का, जैसे कि रोड का है पाली डुंगरा होते हुए लीमा तोक तक, उसकी प्रथम चरण की स्वीकृति अभी तक हो गई है। अभी बिना पूछे लोगों के घर नाप के भवन कर जैसे उन्होंने लगवाया है। और एक तो कूड़े का उन्होंने वो नहीं किया कि जैसा उनका वादा था कि हम कूड़ा वो निस्तारण करेंगे यहाँ से, लेकिन वो अपने उस वादे पे नहीं खरे उतर पाए। इसलिए पूरी कपकोट की सारी नगर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर्वप्रथम मैं अपने वरिष्ठ नेताओं का आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगी और जो पूर्व नगर पंचायत हमारे माननीय गोविंद बिष्ट जी ने काम किए हैं, उनको मैं आगे पूरा करने की मजबूती से कोशिश करूंगी और जो पूरे अधूरे काम है उनको आगे बढ़ाने का काम करूंगी और इस चुनाव को मैं पूरी मजबूती से लड़ूंगी। और उत्तराखंड में मौसम की बेरुखी से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। शीतलहर के साथ पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, जिसको लेकर मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया है कि 5 और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की उम्मीद है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान में भी भारी गिरावट आएगी। 2 से 3 दिन मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की भी संभावना है। तो उत्तराखंड में जहां एक ओर शीतलहर का कहर जारी है, लोग ठंड से परेशान हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि पर्यटकों को ये ठंड काफ़ी भा रहा है और यही वजह है कि पर्यटक लगातार पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग घर में कैद होने को मजबूर हैं क्योंकि शीतलहर का कहर जारी है। यातायात भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, जिला आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिक के द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा ये अलर्ट भी जारी किया गया है कि अभी आने वाले दिनों में ठंड और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। हल्की बारिश मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में यानी कि ऊंचले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। 5 और 6 जनवरी 2025 को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा और बर्फ़बारी मिलने की संभावना है। और आजकल देखेंगे आप जो है मैदानी क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड के, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ऐसे ही जो देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर सुबह के समय कोहरा देखने को मिलता है। तो
अगले 1-2 दिन जो है इसी तरीके से मध्यम से घना कोहरा जो है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में रहेगा, जिसके कारण देखेंगे जैसे देहरादून में भी कोहरा है या हल्के बादल हैं, उसके कारण जो अधिकतम तापमान है उसमें जो है इन क्षेत्रों में गिरावट मिलने की संभावना है और दिन के समय जो है थोड़ा ठंडा इन क्षेत्रों में जो मैदानी क्षेत्रों में 1-2 दिन रह सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं। अल्मोड़ा में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। जी हां, बाड़ी शेना इलाके में खाई में जा गिरी है कार और मौके पर एसडीआरएफ की टीम तो पहुंची और 7 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तेज रफ्तार को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। बहरहाल ये जानकारी हम आप तक अल्मोड़ा से पहुंचा रहे हैं, जहां पर अल्मोड़ा में फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाड़ी छेना इलाके में खाई में जा गिरी है कार और मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंचकर 7 लोगों का रेस्क्यू किया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं अल्मोड़ा से, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से देर रात जब एसडीआरएफ की टीम को इस बात की जानकारी मिली तो एसडीआरएफ की टीम बाड़ी छेना इलाके में पहुंचकर खाई में गिरी कार से लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि स्थिति को लेकर अब अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले में 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और उन्हें बाहर निकाला गया है। अल्मोड़ा में फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और लगातार एक के बाद एक घटनाएं प्रदेश में बढ़ती जा रही है। कहीं पर तेज रफ्तार की कहर देखने को मिलती है तो कहीं पर लापरवाही की खबरें जो है वो सामने आती है और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं कि लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहरहाल तस्वीरों के माध्यम से भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये बड़ी खबर। अल्मोड़ा से ये बड़ी खबर है, जहां पर बाड़ी छेना इलाके में खाई में कार गिर गई है, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम को देर रात सूचना मिली तो एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर 7 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात नगर निकाय चुनाव की करते हैं। नगर निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसके बाद अब नामांकन पत्रों की जांच शुरू होगी। 2 दिनों तक नामांकन पत्रों की जांच के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया है कि प्रदेश के 11 नगर निगम के लिए 103 लोगों ने मेयर प्रत्याशी के लिए नामांकन किया है। इसके अलावा सभासद और पार्षद के पद के लिए 2325 लोगों ने नामांकन किया है। प्रदेश के 43 नगर पालिकाओं के लिए 284 नगर पालिका अध्यक्ष चुनावी मैदान में हैं। वहीं 1922 लोगों ने सभासद के लिए नामांकन किया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रदेश के 46 नगर पंचायतों के लिए 295 लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष के लिए नामांकन किया है, तो वहीं सभासद के लिए 1567 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बताया है कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद प्रत्याशियों की नामांकन सूची जारी की जाएगी। चुनाव में पूरी पारदर्शिता अपनाई जा रही है और हर स्तर से चुनाव को निष्पक्षता के साथ करने के लिए प्रशासन के तमाम अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा, कल हमारी नामांकन की अंतिम तिथि थी और अंतिम तिथि उपरांत जो हमारा कुल निकल के आया है, नगर निगम में टोटल नगर प्रमुख के लिए 103 जो हैं उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं तो अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हेतु 284 जो है अभ्यर्थियों ने नामांकन अपना दाखिल किया है और 295 किया है अध्यक्ष नगर पंचायत पद हेतु। और सभासद सदस्यगण की मैं बात करूं तो नगर निगम में सभासद के लिए टोटल 2325 लोगों ने अपने जो है नॉमिनेशन फाइल किए हैं। नगर पालिका परिषद में 1922 सदस्यों द्वारा जो है अपनी उम्मीदवारी नॉमिनेशन फाइल किए गए हैं और नगर पंचायतों में जो है 1567 सदस्यों द्वारा के लिए उम्मीदवारी की गई है।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यूसीसी को लेकर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी के फिर से सत्ता में आने पर राज्य में यूसीसी लागू की जाने की बात कही गई थी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यूसीसी को मुख्य रूप महिला अधिकारों के संरक्षण में रखा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। हमारा एक्ट बनकर तैयार हो चुका है और इस पर संबंधित विभागों की ट्रेनिंग कराई जा रही है। जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा। यूसीसी की इसी महीने जनवरी माह में जो हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया है वो लागू होगा। उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि ऐप इत्यादि के काम हैं, वो सब चल रहे हैं और उस पर पूरी तरह से हमारा सभी विभाग अपने अपने स्तर से जिनको काम करना है काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है और यूसीसी भी हमारा इसी मंत्र को आगे बढ़ाएगा। जो रूल मेकिंग कमेटी थी उसने 18 अक्टूबर को अपने रूल्स और रेगुलेशंस सरकार को जमा कर लिए थे। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर से एक कमेटी बनी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कमेटी में भी हूँ। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको ट्रेनिंग का पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो सारे जिलों में भ्रमण कर जिला स्तर के अधिकारियों को, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को, क्योंकि यूसीसी का ज़्यादातर पार्ट ऑनलाइन होने वाला है, डिजिटल होने वाला है। हमारे एक ऐप में सब कुछ उपलब्ध होने वाला है और ये यूज़र फ्रेंडली है। जनता की सुविधा के लिए जो रूल बनाए गए हैं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये ट्रेनिंग का पार्ट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। जब सारी ट्रेनिंग हो जाएगी तो इम्प्लीमेंटेशन इफ़ेक्टिव तरीके से होगा। ये सरकार की योजना है, इसलिए वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के लिए ट्रेनिंग का पार्ट चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित 20वें विश्व शांति महासम्मेलन में प्रतिभाग किया है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति प्रबोधक महासंघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में राज्यपाल ने पुस्तक का विमोचन भी किया और इसे शांति और मानवता के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। राज्यपाल ने कहा कि शांति केवल युद्ध और हिंसा का अभाव नहीं है, बल्कि यह समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने की अवस्था भी है। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है और यह आदर्श शांति और एकता का आधार बन सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड योग, ध्यान और आयुर्वेद का केंद्र है और ये भूमि आध्यात्मिक शांति और संतुलन का स्रोत है। लेफ्टिनेंट जनरल विश्व शांति महासम्मेलन में शामिल हुए हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात सितारगंज की करते हैं। सितारगंज में बीजेपी प्रत्याशी सुखदेव सिंह ने अपने समर्थकों के साथ शहर में ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन किया है। बीजेपी प्रत्याशी सुखदेव सिंह ने सितारगंज शहर की जनता से बीजेपी पार्टी को वोट देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार सितारगंज में विकास कार्य कर रही है और सितारगंज लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है और आगे भी बीजेपी पार्टी जनता की सेवा करती रहेगी। आपको ये भी बता दें कि 30 दिसंबर नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि थी और वही 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, यानी कि आज तक ये जांच की जाएगी। जिन प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए जाएंगे उन्हें 3 जनवरी को प्रतीक आवंटित की जाएगी, यानी कि चिन्ह जो है वो वितरित किए जाएंगे। और इसी के साथ 23 जनवरी को सितारगंज नगर पालिका के लिए मतदान होगा और 25 जनवरी को मतगणना होगा। भाजपा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मैं जनता में भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्य हैं, विकास किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे कैबिनेट मंत्री हैं माननीय सौरभ बहुगुणा जी, उन्होंने जितने विकास कार्य किए हैं मैं उन विकास कार्यों को लेकर जनता में जाऊंगा और जो आगे हम सितारगंज का माप बना रहे हैं, सितारगंज को सुंदर बनाने के लिए, सितारगंज में विकास करने के लिए जो हमारे पास नीति है उसको लेके मैं जनता में जाऊंगा। पुराने सामाजिक कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता सुखदेव सिंह जी को हमने टिकट दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी का सपना, आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी का मानना है
चूँकि सितारगंज औद्योगिक क्षेत्र घोषित होने के बाद गांव से कस्बे की ओर बढ़ा और कस्बे से अब शहर की ओर जा रहा है। तो शहर की जो प्राथमिकताएं होती हैं, शहर का कैसे विकास हो और पूरे उत्तराखंड के अंदर नंबर 1 हमारा सितारगंज बने, इसके लिए हम संकल्पित हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी सरकार सितारगंज में बनने जा रही है नगर पालिका में, इसके बाद आप सितारगंज को देखेंगे, विकास के नए आयाम जुड़ेंगे और सितारगंज को हम विकसित सितारगंज बनाएंगे। ये हम सबका संकल्प है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात मसूरी की कर लेते हैं। मसूरी में नगर पालिका चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में मसूरी नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मीरा सकलानी और कई वार्डों के सभासदों ने नियुक्त रूप से नामांकन किया है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय शोक होने की वजह से ढोल दमाओं के साथ रैली नहीं निकाली, लेकिन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार मसूरी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की बोर्ड बनने जा रही है और उनकी अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मीरा सकलानी के साथ सभी वार्ड के सभासद को मसूरी की जनता भारी मतों से विजयी बनाएगी। मसूरी बीजेपी के अध्यक्ष पदों की प्रत्याशी मीरा सकलानी ने कहा कि मसूरी नगर पालिका के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि मसूरी की मूलभूत समस्याओं को लेकर काम किया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की पार्टी है और पूरे देश में एक राष्ट्रीय शोक है अभी, और उसके चलते हम लोगों ने रैली का कार्यक्रम रद्द किया है। एक सांकेतिक यहाँ पे हम लोगों ने एकत्रित हुए हैं सभी लोग, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में शामिल था और पूरे जोश खरोश के साथ आज हम लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। और पूरी पार्टी का जिस तरीके का जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो जोश को देखते हुए हम निश्चित रूप से पूरे सभासदों के साथ 25 तारीख को विजय की पताका लहराएंगे। तो जवाब जनता देगी। जनता के बीच में जिस तरीके का काम गणेश जोशी जी ने किया है, चाहे वो पंपिंग योजना को लेकर है या चाहे वो मॉल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर के या पार्किंग को लेकर के है, गणेश जोशी ने जो कैबिनेट मंत्री लेवल के जो काम है वो उन्होंने किए। और पालिका मसूरी शहर के अंदर जो पालिका के अंडर में जो काम आते थे वो पालिका अध्यक्ष को, पालिका के बोर्ड को करने थे, जो उन्होंने नहीं किए, क्योंकि वो इसलिए नहीं कर पाए कि उनको व्यक्ति विशेष के काम करने थे, भ्रष्टाचार करना था। तो आज जब उनके पास बोलने के लिए, देखिए आज क्योंकि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ है, इसलिए हमने सांकेतिक तरीके से कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ अपने जेएम की प्रत्याशी, अध्यक्ष की प्रत्याशी मीरा सकलानी जी का व सभासदों का नामांकन हमने किया है। लेकिन जो वातावरण मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल रात 11 बजे हमने ये डिसाइड किया था, क्योंकि मैंने और कार्यक्रम में भी रहना था। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।